प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना वाकई एक पहेली जैसा है ना? जैसे टुकड़े बिखरे हों। बिल्कुल, और उन टुकड़ों को जोड़ना ही इतिहासकारों का काम है। हाँ, तो आज हम उन्हीं टुकड़ों पर मतलब उन स्रोतों पर गौर करेंगे जिनसे इतिहासकार अतीत की तस्वीर बनाते हैं। जी। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के स्रोत हैं, सही का, पुरातात्विक, साहित्यिक और वो जो विदेशी यात्री लिख गए। हाँ, मुख्य रूप से यही 3 श्रेणियां हैं। तो चलिए इन्हीं में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पहले का भारत कैसा था। शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से, जिन्हें कहते हैं कि ये सबसे ठोस सबूत होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो असल चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे पुराने सिक्के और अभिलेख। सिक्के? हाँ, उनसे क्या पता चलता है? अरे बहुत कुछ। सिक्कों का अध्ययन, वो मुद्रा शास्त्र जिसे कहते हैं, कमाल की जानकारी देता है। सोचिए, तांबे, चांदी, सोने, यहाँ तक कि शीशे के सिक्के भी चलते थे। शीशे के भी? अच्छा। जी हाँ, और सबसे पुराने थे आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ज्यादातर चांदी या तांबे के, जिन पर बस ठप्पा लगा होता था। तो डिजाइन और धातु से भी अंदाजा लगता होगा। बिल्कुल, जैसे भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने चलाए, जो पश्चिमोत्तर में थे। अच्छा। हाँ, ये उनके असर को दिखाता है। फिर गुप्त काल आया, तब तो जैसे सोने के सिक्कों की बाढ़ आ गई। हाँ, सुना है गुप्त काल बहुत समृद्ध था। ये सिक्के वही बताते हैं। कुछ पर तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया है। कमाल है। अरे वाह, मतलब सिर्फ पैसा नहीं, कला में भी रुचि। सही बात है। और फिर गुप्तों के बाद जब सिक्के कम मिलते हैं तो शायद ये व्यापार में गिरावट का संकेत हो। दिलचस्प है। अच्छा, सिक्कों के अलावा आपने कहा अभिलेख, यानी पत्थर या धातु पर लिखी बातें। हाँ, अभिलेख, इनका अध्ययन है पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। ये मोहरों, खंभों, चट्टानों, तांबे की प्लेटों, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों, सब जगह मिलते हैं। और सबसे पुराने कौन से हैं जिन्हें पढ़ा जा सका है? वो सम्राट अशोक के हैं, ईसा पूर्व 3री सदी के, ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि? हाँ, लेकिन कुछ खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक में भी हैं। इससे अशोक के साम्राज्य की विशालता का पता चलता है। और इन्हें पढ़ा कैसे गया? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत। एक अंग्रेज अधिकारी थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने 1837 में ब्राह्मी को पढ़ा। एक तरह से क्रांति आ गई हमारी समझ में। अच्छा। तो इन अभिलेखों में होता क्या था? राजा के आदेश? हाँ, शाही फरमान, धार्मिक उपदेश, कभी राजाओं की तारीफ, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उनकी जीते गिनाई है उसमें। या फिर दान पुण्य का ब्यौरा, जैसे किसी ने जमीन दान दी हो। इससे समाज, अर्थव्यवस्था, सबका पता चलता है। तो ये तो हुई खुदाई वाली चीजें। अब बात करते हैं लिखी हुई चीजों की, साहित्यिक स्रोत। जी हाँ, वो पुरानी हाथ से लिखी किताबें, पांडुलिपियां, भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखी हुई। इन्हें भी बांट सकते हैं क्या? हाँ, मतलब समझने के लिए 3 हिस्से कर सकते हैं: वैदिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। वैदिक साहित्य में तो वेद आ गए, ऋग्वेद वगैरह। बिल्कुल, वेद, उपनिषद, जो प्राचीन आर्यों की मान्यताओं और जिंदगी के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद तो शायद 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है। काफी पुराना। और धार्मिक ग्रंथों में रामायण, महाभारत। हाँ, ये महाकाव्य तो हैं ही। और दिलचस्प बात है, महाभारत पहले जय संहिता कहलाती थी, सिर्फ 8800 श्लोक, बाद में 1 लाख हो गए। भले। हाँ, फिर पुराण हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में हैं, जैसे जातक कथाएं। हाँ, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। सही कहा। और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है। और तीसरे वो थे धर्मनिरपेक्ष, जिनका धर्म से सीधा लेना देना नहीं था। हाँ, जैसे कानून पर, राजनीति पर, व्याकरण, नाटक। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है अष्टध्यायी, संस्कृत समझने के लिए बहुत जरूरी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसी में आएगा। बिल्कुल, मौर्य काल के राजकाज और समाज का पूरा ब्यौरा है उसमें। फिर कालिदास के नाटक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उनसे गुप्तकाल की झलक मिलती है। हाँ। और दक्षिण भारत का संगम साहित्य भी है, तमिल कविताएं, ईसा की शुरुआती सदियों के वीरों और समाज की कहानी। क्या बात है, मतलब लिखित स्रोतों की भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। अच्छा, अब वो तीसरा हिस्सा, विदेशी यात्री। हाँ। जो बाहर से आए और भारत के बारे में लिखा। हाँ, ये भी बड़े काम के स्रोत हैं, जैसे यूनानी लेखक
सिकंदर के हमले का पता उन्हीं से ज्यादा चलता है। अच्छा, भारतीय स्रोतों में कम है क्या? तुलनात्मक रूप से कम। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा। मेगास्थनीज की इंडिका तो खैर पूरी नहीं मिलती, पर उसके जो हिस्से हैं उनसे मौर्य प्रशासन, समाज काफी पता चलता है। और वो पेरिप्लस वाली किताब? हाँ, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी टू ज्योग्राफी, इनसे भारत के बंदरगाहों और रोम के साथ व्यापार का पता चलता है। मतलब समंदर पार के रिश्तों का भी सबूत। और चीन से भी तो यात्री आए थे बौद्ध धर्म के लिए। हाँ बिल्कुल, फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उसने समाज और धर्म के बारे में लिखा। फिर ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय, उसकी किताब सीयू की तो बहुत मशहूर है। हाँ, उसका नाम सुना है। बहुत विस्तार से लिखा है उसने। इत्सिंग भी आया था बाद में। ये सब बौद्ध धर्म की जानकारी लेने आए थे। और अरब जगत से कौन आया? अरब यात्रियों में अलबरूनी का नाम लेना ही होगा। 11वीं सदी में उसकी किताब है किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। तहकीके हिंद जी, उस समय के भारत का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, समाज, रीति रिवाज, मतलब गजब का विश्लेषण किया उसने, काफी निष्पक्ष। तो कुल मिलाकर इतिहासकार इन सभी धागों को, सिक्के, अभिलेख, पुरानी किताबें, विदेशी नजरिया, सबको एक साथ बुनते हैं, तब जाकर हमें प्राचीन भारत की एक झलक मिलती है। हाँ, और हर स्रोत की अपनी कहानी है, अपनी सीमाएं भी हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और। यही तो ये पूरी प्रक्रिया वाकई दिलचस्प है। इन बिखरे हुए, कभी-कभी अधूरे या एक दूसरे से अलग बात कहने वाले टुकड़ों से अतीत को समझना। बिल्कुल। और यहीं एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि जब ये अलग-अलग स्रोत अलग-अलग बातें बताते हैं, तो इतिहासकार सच के सबसे करीब कैसे पहुंचते होंगे? ये एक ऐसी पहेली है जिस पर हमेशा सोचते रहा जा सकता है। सही कहा। ये विचार करने